साल 1857 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये उस तूफान का नाम है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला कर रख दिया था। तो आज हम उसी ऐतिहासिक क्रांति की कहानी को समझने वाले हैं, जहां बहादुरी, बलिदान और बगावत ने मिलकर लिखा था भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला सबसे अहम अध्याय। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये सिर्फ कुछ सिपाहियों की बगावत थी, जिसे सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, या फिर ये पूरे देश की आज़ादी की पहली जंग थी। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को दो हिस्सों में बांटता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और सच जानने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम उस असंतोष की आग को समझेंगे जो सालों से सुलग रही थी। फिर देखेंगे वो चिंगारी जिसने इस आग को भड़काया। उसके बाद क्रांति की शुरुआत और उसके फैलाव पर बात करेंगे। हम इस जंग के महान नायकों को याद करेंगे, इसके अंजाम को देखेंगे और आखिर में इसकी विरासत पर जो बहस आज भी जारी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल, क्या ये क्रांति अचानक हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे थे दशकों से जमा हो रहा गुस्सा, बेइंतहा दर्द और टूटता हुआ भरोसा। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज ने धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर भारत को हर तरफ से, मतलब पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली जकड़ लिया था। इस सुलगते हुए असंतोष की आग में घी डालने का काम किया लॉर्ड डलहौजी की एक पॉलिसी ने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हम हड़प नीति भी कहते हैं। ये एक बहुत ही आक्रामक नीति थी। इसके हिसाब से अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता तो उसका राज्य सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। मतलब गोद लेने की जो हमारी सदियों पुरानी परंपरा थी उसे एक झटके में खत्म कर दिया गया। और इस नीति का असर कितना खतरनाक था वो आप यहाँ देख सकते हैं। सतारा, झांसी, नागपुर, एक एक करके कई बड़े राज्यों को हड़प लिया गया। हद तो तब हो गई जब 1856 में अवध पर खराब शासन का बहाना बनाकर कब्जा कर लिया गया। इतना ही काफी नहीं था, नाना साहेब जैसे नेताओं की पेंशन बंद कर दी गई, तंजौर और सूरत के राजाओं से उनके टाइटल छीन लिए गए, और तो और मुगलों को साफ साफ कह दिया गया कि बहादुर शाह जफर के बाद अब कोई बादशाह नहीं होगा। ये तो सीधे सीधे शासक वर्ग की इज्जत पर हमला था। ये तो हुई राजाओं की बात। अब आम आदमी का हाल सुनिए। आर्थिक शोषण तो अपनी चरम सीमा पर था। अंग्रेजों की जमीन से टैक्स वसूलने की नीतियों ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी थी, और दूसरी तरफ ब्रिटेन से आने वाले सस्ते माल ने हमारे कपड़ा उद्योग को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। नतीजा, लाखों किसान और कारीगर बेरोजगार हो गए। और जब बात सिर्फ राजनीति और पैसे तक नहीं रुकी तो लोगों का सब्र जवाब दे गया। अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया। सती प्रथा पर कानून बनाना, ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा देना और फिर एक ऐसा कानून पास करना जिससे सैनिकों को समंदर पार जाना पड़े, जो उस जमाने में धर्म भ्रष्ट होने जैसा माना जाता था। इन सब बातों ने लोगों के मन में एक गहरा डर बैठा दिया कि अंग्रेजों का असली मकसद उनके धर्म और संस्कृति को खत्म करना है। तो माहौल अब पूरी तरह तैयार था। बारूद का ढेर जमा हो चुका था, बस इंतजार था तो एक चिंगारी का, और वो चिंगारी बनी चर्बी वाले कारतूस की घटना। अब समझिए कि हुआ क्या। 1857 की शुरुआत में आर्मी में एक नई राइफल आई, एनफील्ड राइफल। इस राइफल में कारतूस लगाने के लिए उसे पहले दांत से काटना पड़ता था, और यहीं से सारी मुसीबत शुरू हुई। जल्द ही ये खबर आग की तरफ फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब देखिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। मतलब ये सीधा सीधा दोनों धर्मों पर एक साथ हमला था। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये उनके सबसे बड़े डर का सबूत था। इस अपमान के खिलाफ पहली गोली चली बंगाल के बैरकपुर में। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक नौजवान सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अपने अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। ये सिर्फ एक गोली नहीं थी, ये बगावत का ऐलान था। मंगल पांडे का मानना था, हम सैनिक हैं, गुलाम नहीं। ये चर्बी नहीं, हमारी आस्था का अपमान है। और उनकी ये भावना जल्द ही हजारों लाखों सैनिकों की आवाज बन गई। मंगल पांडे को शहीद कर दिया गया, लेकिन उनकी शहादत ने इस आग को बुझाने की जगह और भड़का दिया। एक अकेले सैनिक की बगावत अब एक पूरी क्रांति बनने वाली थी, और इस क्रांति की असली शुरुआत हुई मेरठ से, और उसका लक्ष्य था दिल्ली। अब आप देखिए कि कुछ ही हफ्तों में हालात कैसे बदले। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी हुई।
ठीक 1 महीने बाद 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने उन कारतूसों को छूने से भी मना कर दिया। उन्हें बेइज्जत करके जेल में डाल दिया गया। बस यही वो पल था जब सब्र का बांध टूट गया। अगले ही दिन 10 मई को मेरठ की पूरी छावनी ने बगावत कर दी। उन्होंने जेल तोड़ी, अपने साथियों को आज़ाद कराया और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ चले। और सिर्फ 24 घंटे में 11 मई को वो दिल्ली पहुंच गए और बूढ़े हो चुके मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। दिल्ली पर कब्जे की खबर फैलते ही पूरे उत्तर और मध्य भारत में क्रांति की आग लग गई और इसी आग से निकले इस क्रांति के असली नायक और नायिकाएं, जिनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। और जब भी हम इन नायकों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जहन में आता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। सोचिए, सिर्फ 22 साल की एक रानी जिसने तब अपनी तलवार उठाई जब अंग्रेजों ने उनके गोद लिए हुए बेटे को झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया। उनका वो ऐलान, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य को एक खुली चुनौती थी। वो एक शेरनी की तरह लड़ी और हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गईं। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अकेली नहीं थीं। कानपुर में मोर्चा संभाला नाना साहिब ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान अपने हाथ में ली, बिहार में जगदीशपुर के 80 साल के वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, और तात्या टोपे, उनकी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति ने तो अंग्रेजों को नाको चने चगवा दिए थे। इतनी बहादुरी और शुरुआती कामयाबियों के बाद भी ये विद्रोह 1 साल से ज्यादा नहीं टिक सका। शुरुआती झटके से उबरने के बाद अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और इस क्रांति को बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली में जॉन निकोलसन, लखनऊ में कॉलिन कैम्पबेल और झांसी में जनरल ह्यू रोज जैसे अंग्रेज कमांडरों ने एक-एक करके क्रांति के सभी बड़े सेंटर्स पर दोबारा कब्जा कर लिया। विद्रोह भले ही नाकाम हो गया, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा, एक मॉन्यूमेंटल बदलाव ला दिया। 1858 में एक नया कानून पास हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला गया। इसके बाद कई बड़े बदलाव हुए। अब गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा। महारानी विक्टोरिया ने वादा किया कि अब भारतीयों के धर्म में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। देसी रियासतों को भी भरोसा दिलाया गया कि अब उन्हें हड़पा नहीं जाएगा। और सबसे बड़ा बदलाव हुआ सेना में। भारतीय सैनिकों के मुकाबले अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई, ताकि भविष्य में फिर कभी कोई ऐसी बगावत करने की हिम्मत ना कर सके। तो चलिए, अब घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये चर्चा शुरू की थी, कि आखिर 1857 की इस महान घटना को क्या कहा जाए? सिर्फ एक सिपाही विद्रोह या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम? इस पर देखिए 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। ज्यादातर ब्रिटिश इतिहासकार जैसे जॉन लॉरेंस और सीले इसे बस एक सैनिक विद्रोह ही मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वी.डी. सावरकर जैसे भारतीय राष्ट्रवादी इसे भारत का पहला सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और सिर्फ वही नहीं, पंडित नेहरू और यहाँ तक कि एक ब्रिटिश सांसद बेंजामिन डिज़रेली ने भी इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह ही माना था। तो इसका असली फैसला क्या है? देखिए, 1857 का विद्रोह मिलिट्री के हिसाब से शायद असफल रहा हो, लेकिन इसने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसने पूरे भारत के लोगों में एक राष्ट्रीय चेतना जगा दी। पहली बार राजा, किसान, सैनिक, आम आदमी सब एक दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़े हुए थे। भले ही ये क्रांति कुचल दी गई, पर इसने आज़ादी की वो चिंगारी जला दी थी जिसने आगे चलकर भारत की आज़ादी की नींव रखी। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल ज्ञान स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।